दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर, राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। इस समय चंदन सोया था। दरवाजे पर शोर सुना तो जाग गया। उसने अलसाई आंखों से आकर दरवाजा खोला। चड्ढा साहब दरवाजे के सामने खड़े थे। चंदन ने अचानक अपने पापा को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसका सारा आलस एक ही पल में छूमंतर हो गया। वह आगे बढ़ा और चपरासी का थैला लेते हुए अपने पापा को नमस्ते की। चड्ढा साहब ने भी करुण हृदय से पुत्र के सिर पर हाथ रखा और ऐसे निहारा मानो बरसों बाद ठाकुर जी के दर्शन कर उसे रहे हो। चंदन ने चड्ढा साहब को अंदर बैठाया और कैंटीन की तरफ दौड़ा। वहीं से चाय और थोड़ा नाश्ता लेकर आया। फिर बैठकर दोनों ने आराम से बातें की। चाय की चुस्की लेते हुए चंदन ने सवाल किया, पापा मम्मी नहीं आई? नहीं, उसे थोड़ा काम था इसलिए नहीं आई, कह रही थी बाद में मिल जाएगी। चड्ढा साहब ने अचानक व्यवहार का संभल कर जवाब दिया। चड्ढा साहब के इस जवाब पर चंदन ने नाक और भौहें सिकोड़ी और कुछ देर तक चुप रहा। कुछ देर पर चुप रहने के बाद चड्ढा साहब ने चाय की चुस्कियां लेते हुए विषय बदला। अच्छा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? जी अच्छी चल रही है, अभी अगले महीने एग्जाम है। साहब, और प्रिया, उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है? जी उसकी भी ठीक ठाक चल रही है, उसकी एग्जाम भी मेरे साथ ही है। लेकिन प्रिया दिखाई न दी, कहाँ है वो? चड्ढा साहब ने चारों तरफ के मौसम को देखते हुए पूछा। जी वो अपने गर्ल हॉस्टल में है, वहीं उसका कमरा है। आज छुट्टी है इसलिए अपने कमरे पर ही होगी। तो चलो उसके पास भी चलते हैं। जी ठीक है, मैं कपड़े चेंज कर लूँ। चाय का खाली कप मेज पर रखते हुए चंदन बोला। चंदन कपड़े चेंज करने लगा। चड्ढा साहब कमरे में वातावरण का मुआयना करने लगे। टेबल पर पड़ी अंग्रेजी तस्वीर वाली मैगजीन देखी तो वो उसे उठाकर देखने लगते हैं। चड्ढा साहब मैगजीन देख रहे थे, लेकिन चंदन को डर था कहीं मैगजीन के नीचे रखी किताब को न उठा ले। उसमें प्रिया और उसकी कई श्रृंगारी फोटो की कई प्रतियां थी। चड्ढा साहब किताब उठाने ही वाले थे कि चंदन ने झटपट पैंट पहनी और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, आओ चले। चंदन के इस आग्रह पर चड्ढा साहब ने किताब को न छुआ, कोट की जेब से हाथ डालते हुए बोले, तो ये कुछ पैसे ही रख लो। इतना कहकर चड्ढा साहब ने जेब से 4-5 पैसों के बंडल निकाले और मेज पर रख दिए। कॉलेज के दूसरे छोर पर ही गर्ल्स हॉस्टल था। ये चौथी मंजिल पर रहती थी, सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ता था। चंदन का तो नया खून था इसलिए झटपट चढ़ने लगा, लेकिन चड्ढा साहब को तो 2 मंजिल तक चढ़ने में ही सांस चढ़ने लगा। पहले 10-4 फ्लोर तक चढ़ गए जा करते थे, लेकिन अब 2 मंजिल चढ़ने में ही सांस फूलने लगा। चड्ढा साहब को आज पहली बार अपनी बड़ी उम्र का एहसास हुआ। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही चड्ढा साहब के दिल ने कहा कि थोड़ा सुस्ता ले, इसलिए सीढ़ियों की रेलिंग के सारे खड़े होकर रुमाल से चश्मा साफ करने लगे। चंदन ने देखा तो वह वहीं रुक कर बोला, लीजिए पापा, मेरा हाथ पकड़ लीजिए। चड्ढा साहब, अरे नहीं, मैं इतना कमजोर नहीं हुआ हूँ, तुम चलो। चंदन ने इतना सुना तो चल दिया।
चंदन आगे बढ़ा चला जा रहा था, लेकिन चड्ढा साहब अपनी पुरानी अनुभवी आंखों से हॉस्टल के वातावरण का निरीक्षण कर रहे थे। वे लोग आए तो गर्ल्स हॉस्टल में थे, लेकिन वहां का वातावरण गर्ल्स हॉस्टल जैसा न था। ऐसा नहीं था कि हॉस्टल में लड़कियां नहीं थी, बल्कि हॉस्टल में लड़कियां तो थी, लेकिन जिस बात का चड्ढा साहब को अचरज हो रहा था वह यह थी कि हॉस्टल में जितनी लड़कियां नजर आ रही थी उतनी ही तादाद में लड़के भी नजर आ रहे थे। कहीं कोई लड़की किसी अपने बॉयफ्रेंड को लिए फील्ड के कोने में बैठी थी, तो कहीं कोई लड़की अपने उम्र के साथ कमरे के बाहर खड़ी बाहें डाले सेल्फी खिंचवा रही थी। चड्ढा साहब ने ऐसा वातावरण देखा तो नजरें चुराते हुए आगे बढ़ गए। प्रिया का कमरा गैलरी के अंतिम छोर पर था, इसलिए चंदन आगे बढ़ा चला जा रहा था। चड्ढा साहब भी कुछ कदम पीछे कमरे के खुले दरवाजों में झांकते चले आ रहे थे। चंदन प्रिया के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाजा बंद था। उसने बेल बजाई। प्रिया ने उठकर दरवाजा खोला, देखा तो चंदन खड़ा था। उसने आओ न देखा ताओ और आगे बढ़कर चंदन के सीने से लिपट गई। प्रिया के अचानक इस व्यवहार से चंदन का मुंह डर और शर्म के मारे लाल हो गया। अपने गले से अचानक ही बस इतना निकल पाया, पापा। प्रिया ने दो शब्द सुना तो उसे समझते देर न लगी। उसने झट से अपने आप को चंदन से अलग किया। लेकिन तब तक चड्ढा साहब काफी नजदीक पहुंच चुके थे। उन्होंने दोनों को देख लिया था। प्रिया ने चड्ढा साहब को देखा तो अपने इस व्यवहार पर शर्म से पानी पानी हो गई। उसका रोम रोम कांप उठा। जिल्लत और लज्जा के कारण जमीन में गड़ जाने को जी चाहा, लेकिन जब कुछ न सूझा तो उसने गिरती गिरती नजरों से चड्ढा साहब को देखा और हाथ जोड़कर मौन अभिवादन किया। चड्ढा साहब ने आगे बढ़कर अपना संकित और गंभीर हाथ उसके सर पर रखा। चंदन भी प्रिया के इस व्यवहार से काफी लज्जित हो चुका था, इसलिए उसे भी सांप सूंघ गया था। तीनों के तीनों प्राणी गंभीर मुद्रा बनी हुई थी। आखिरकार चड्ढा साहब स्थिति को संभालने का प्रयास करते हुए बोले, प्रिया बेटी, क्या अंदर आने के लिए न कहोगी? प्रिया को तो मानो अब शुद्ध आई हो। अपने आप को संभालते हुए उसने चड्ढा साहब को डरी डरी आंखों से देखते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। प्रिया आगे बढ़ी और बैठ गई। चद्दर ठीक करते हुए वह चड्ढा साहब को उस पर बैठाया और पानी लेने के लिए चली। बाहर निकलते हुए चंदन ने उसे घृणित आंखों से देखा, लेकिन प्रिया ने कुछ न कहा। उसने आंखें झुकाई और आगे बढ़ गई। अपने व्यवहार पर वह खुद ही शर्मिंदा थी। चंदन भी कुछ देर तो अपराधी की तरह से झुकाए खड़ा रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे आकर चड्ढा साहब की बगल में बैठ गया। प्रिया पानी लेकर गई थी तो चड्ढा साहब ने उससे कमरे को भी निहारा। पूरा का पूरा कमरा व्यवस्थित और सुंदर था। किताबें अच्छी तरह से सजी हुई थी। कपड़े सुव्यवस्थित तरीके से अपने स्थान पर टंगे थे। कमरे में सफाई भी काफी थी, लेकिन इस पूरी व्यवस्था के बीच चड्ढा साहब को दो बातें कुछ अटपटी सी लगी। एक तो यह है कि प्रिया की पढ़ने की मेज पर चंदन और प्रिया का एक बड़ा सा फोटो रखा था, जिसमें वो दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में थामे हुए थे। और प्रिया के कपड़ों के बीच में चंदन के कुछ कपड़े भी नजर आ रहे थे, जिनकी उपस्थिति चड्ढा साहब को कुछ संकित कर रही थी। अब तक प्रिया भी पानी लेकर आ गई थी। उसने एक गिलास चड्ढा साहब को दिया और दूसरा चंदन के हाथों में थमा दिया। क्यों प्रिया, कैसी चल रही है तुम्हारी डॉक्टरी? चड्ढा साहब ने वातावरण की गंभीरता को हटाने का प्रयास किया। जी ठीक चल रही है, प्रिया ने मरी सी आवाज में
उत्तर दिया। जब तुम डॉक्टर हो जाओगे तो बुढ़ापे में हमारा इलाज तो कर दिया करोगी या नहीं? वातावरण की उदासीनता को कुछ बदलने का प्रयास करते हुए चड्ढा साहब बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं। आपका नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? मन मन मुस्कुराते हुए पीरिया ने जवाब दिया। लेकिन एक बात है बेटी, पैसे हम न देंगे, इलाज मुफ्त में करा करेंगे। इतना कहकर चड्ढा साहब ठहाका मारकर हंस पड़े। चड्ढा की इस बात पर प्रिया और चंदन भी खिलखिलाकर जोर से मुस्कुराए, जिससे वातावरण की सारी उदासीनता छू मंतर हो गई। कुछ देर और विषयों पर बात हुई, जिससे वातावरण काफी आनंदित हो उठा। इसके बाद उठते हुए चड्ढा साहब बोले, अच्छा बच्चों, अब मैं चलूंगा, लेकिन आज रुक जाते। नहीं, कल बाहर से एक स्टाफ आने वाला है, इसलिए रुकना मुश्किल है। अच्छा, इस बार आंटी को जरूर साथ लाना, प्रिया ने अपना पक्ष स्थापित करते हुए कहा। ठीक है, तुम भी फोन पर उसे कह देना, आजकल मुझसे तो बनती नहीं उसकी। ठीक है, मैं आज शाम को ही उनसे बात करूंगी। लेकिन पापा, खाना तो खा लो, घर पहुंचते पहुंचते देर हो जाएगी। चंदन ने अपनी चिंता प्रकट की। नहीं बेटा, मैं रास्ते में किसी रेस्टोरेंट में खा लूंगा, अब तुम आराम करो। इसके बाद नीचे आकर चड्ढा साहब अपनी गाड़ी में बैठे और घर की तरफ चल दिए। प्रिया और चंदन ने उन्हें चलते समय प्रणाम किया। चड्ढा साहब घर तो लौट रहे थे, लेकिन जैसी सुखद स्थिति को सोचकर वे आए थे, उन्हें ऐसी स्थिति न मिल पाई थी। चंदन और प्रिया का गुजरा व्यवहार उन्हें काफी शंकित कर रहा था, जिसके कारण उनके मन में इस समय तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। उनका मन इस समय काफी डर और शंका को महसूस कर रहा था। आखिरकार मायूसी का दामन थामे वे काफी रात गए घर लौटे और आकर सो गए। लेकिन चंदन और प्रिया के व्यवहार की बातें उनके मन में न निकल पाई थी। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।